तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, मां गंगा की पूजा की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिली बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बच्चों और महिलाओं से हुआ दुर्व्यवहार। ओडिशा के बालासोर में दो समुदायों की झड़प के बाद लगाया गया कर्फ्यू, कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। ईद के मौके पर भड़की थी हिंसा। पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पटना ही नहीं बल्कि जयपुर, वडोदरा और मुंबई एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई। कल दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस कर चुकी है 19 आरोपियों को गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मामले का मुख्य आरोपी तिलक सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा बयान। कहा मॉनसून सत्र के बाद अजीत पवार गुट के कई विधायक हमारे पास आने वाले हैं। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने खोला पार्टी के खिलाफ मोर्चा। अपनी हार के लिए अफसरशाही और राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार बताया। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी निखिल गुप्ता की अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई। निखिल गुप्ता ने खुद को बताया बेकसूर। निखिल का चेक गणराज्य से अमेरिका हुआ है प्रत्यर्पण। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। इस अभियान का 8वां दिन है, तो 8 दिन में पूरा इतने बड़े एरिया को हम लोगों ने वैकेट करा के डिमोलिश किया। और देश नहीं झुकने देंगे कि शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आप सभी के लिए जानना जरूरी, ओडिशा के बालासोर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत अब ये खबर आ रही है कि कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। दरअसल बकरीद के मौके पर दो समुदायों में हिंसा हुई थी। प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट सेवाएं बाधित वहां पर बंद है। इंटरनेट सेवाएं बंद है। पुलिस की 40 कंपनियां, पुलिस ये पत्थरबाजी की अलग अलग तस्वीरें वहां से निकल कर आई। पुलिस की 40 कंपनियां वहां पर तैनात कर दी गई है। मैं बड़ी खबर फिर से आपको बता रहा हूं। ओडिशा के बालासोर में वहां पर दो समुदायों के बीच टकराव, हिंसा, झड़प। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस की 40 कंपनियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं। 40 कंपनियां। ओडिशा के बालासोर में कल अचानक से बवाल हुआ। यह तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए क्या हुआ था वहां पर, जब दंगे जैसे लगभग हालात बन गए थे। तस्वीरें फुल स्क्रीन पर। वहां पर पत्थरबाजी हुई, एक भीड़ जो है, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। ये पत्थरबाजी वहां पर हुई और ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है बोर्ड के पीछे, बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर आई। पत्थरबाजी वहां पर पुलिस पर की गई। ये देखिए आप। आप देख पा रहे हैं ये भीड़ जो है हाथों में पत्थर लेकर, सबके हाथों में पत्थर हैं। देखिए आप, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड के ठीक पीछे नीचे की तरफ आप देखिए, ये बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और पत्थरबाजी, लाठी, डंडे जो इनके हाथ में आया वो पत्थरबाजी की गई वहां पर। ये देखिए आप, ये सभी पहचाने जा सकते हैं। इन सबकी जांच हो रही है, सब तस्वीरों में कैद हुआ है, सबकी पहचान हो रही है। ये क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। लोग वहां पर पत्थर चलाने लगे, अचानक से वहां पर जो है भयंकर झड़प हो गई। ये देखिए पत्थर,
हालात इतने बिगड़े कि वहां पहले धारा 144 लगी, इसके बाद हालात नहीं संभले तो कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। पूरी खबर समझिए, जो लोग हैं सड़कों पर कौन है, पत्थरबाजी करने वाले कौन है, ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। एक तरफ पुलिस टीम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है और दूसरी तरफ लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी। ये देखिए आप दो, ये सुनाइए सुनाइए इसको सुनाइए। ये वहां पर पुलिस जो है वहां से शांति बनाए रखने की अपील करती हुई नजर आई। ये देखिए आप पुलिस वाले जो जा रहे हैं, वहां पर माहौल खराब हुआ। सारे जो पीसीआर वैन्स आईन अनुযায়ী कार्यानुष्ठान नियाजिबो कलेक्टर बालेश्वर ए एरिया रे 144 धारा जारी करा जायछि। तेणु कौनसी एरिया रे लोक ग्यादर होंतु नाही। एतद्वारा सर्वसाधारण को जणाई दिया जाउछि कि बंका कचेरी छक ठारू गबगा छक पर्यंत 144 धारा जारी कराइछि। तेणु आपण मानकु अनुरोध करा जाउछि आपण निज निज घरे रुहंतु। जदि कौनसी ऊपर रुहंतु नाही, कौनसी गली कंदिरा रुहंतु नाही। जदि रहिबे आईन अनुযায়ী कार्यानुष्ठान नियाजिबो। कलेक्टर बालेश्वर को ऑर्डर क्रमे ए एरिया रे 144 धारा जारी करा जायछि। तेणु कौनसी एरिया रे लोक ग्यादर होंतु नाही। एतद्वारा सर्वसाधारण को जणाई दिया जाउछि कि बंका कचेरी छक ठारू गबगा छक पर्यंत 144 धारा जारी कराइछि। यहाँ पर पुलिस जो है वो लोगों से कह रही है घरों में रहें, बाहर ना निकलें, धारा 144 लगी हुई है, भीड़ में ना आप आए और किसी के बहकावे में ना आए, माहौल खराब ना करें। पुलिस वहां पर धारा 144 लगी हुई है। ये दो समुदायों के बीच झड़प हुई वहां पर। सर्वसाधारण को जणाई दिया जाउछि कि वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, हिंसा हुई, माहौल खराब हुआ और उसके बाद पुलिस को यहां पर जो है अपील लोगों से करनी पड़ी। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको ये बताता हूं। ये पुलिस को क्यों अपील करनी पड़ी, धारा 144 क्यों लगाई, इंटरनेट सेवा क्यों बंद करनी पड़ी, कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा, वो सूर्या मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ, ईद कल बकरीद के दौरान गौ हत्या की खबर फैली। ध्यान से समझिएगा हुआ क्या, गौ हत्या की खबर फैली। इसके विरोध में ऐसी खबर आई कि बकरीद के दिन गाय काटी गई, गौ हत्या की गई। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। इसके विरोध में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान दो समुदाय आपस में आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी होने लगी, माहौल खराब होने लगा, तोड़फोड़ की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये देखिए आप भीड़ को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। पत्थरबाजी की गई, हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कई पुलिसकर्मी। हंगामे और बवाल में 15 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, पत्थरबाजी, हंगामा, वो देखिए गाड़ियों का शीशा देखिए आप, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बाइकों, ये देखिए आप, बाइकों में जो हाथ लगा, जो वाहन, उसमें तोड़फोड़ की गई। इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये दरअसल संदिग्ध गौ हत्या पर हिंदू समुदाय के लोग, जो एक वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे बकरीद के दिन, और उसके बाद सामने से फिर दूसरे समुदाय के लोग थे। फिर वहां पर माहौल खराब हुआ। हालांकि अब कंट्रोल में है, ये बताया जा रहा है। एफआईआर इस मामले में की गई है। 5 लोग जख्मी भी हुए हैं, 5 लोग जख्मी हुए हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि यहां प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस की 40 प्लाटून को, कितनी 40 प्लाटून को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है। माहौल खराब ना हो इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। ओडिशा के बालासोर इंटरनेट बंद, कर्फ्यू, धारा 144। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करने का, बाजार बंद करने के ऑर्डर दे दिया। आम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस भी लगातार, पुलिस टीम ने बालासोर में फ्लैग मार्च किया है। ये देखिए आप, पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 34 लोगों को, 7 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन भांजी ने घटना को लेकर जिला कलेक्टर से बात की और निर्देश दिया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी उपाय किए जाएं। वहां पर आप देख भी रहे हैं तस्वीरें भी, अब और भी तस्वीरें आ रही हैं। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, दंगे जैसे हालात हुए, 2 गुट आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई। ये मुख्यमंत्री के मुताबिक शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सुनिए। अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कलेक्टर बालासोर कर्फ्यू जारी किया गया है एंटायर बालासोर टाउन में, जिसके तहत किसी को भी घर से निकलने में मना है। कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, कमर्शियल हो, वो खुलने से मना है। हम आशा करते हैं कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और मैक्सिमम लोग घर के अंदर रहेंगे ताकि हम शांति बजाय रखें।
और वहां पर पुलिस ने किस तरह से वहां पर लोगों को कंट्रोल किया, किस तरह से वहां पर अनाउंसमेंट की गई, वो तस्वीर एक बार आपको फिर से हम दिखाते हैं, किस तरह से माहौल तनावपूर्ण वहां पर बने। ये देखिए आप वो तस्वीर, और पत्थरबाजी की भी तस्वीर है वहां पर भी। जदि रहिबे आईन अनुযায়ী कार्यानुष्ठान निया जीवो। कलेक्टर बालेश्वर को ऑर्डर क्रमे एई एरिया रे 144 धारा जारी करा जायछि। तेणु कौन एरिया रे लोक ग्यादर हुंतु नहीं। एतद्वारा सर्वसाधारण को जणाई दिया जाउछि कि बंका कचेरी छक ठारू गबगा छक पर्यंत 144 धारा जारी कराई। तेणु आपण मानक अनुरोध करा जाउछि आपण निज निज घरे रुहंतु। जदि कौन जगह 5 रु अधिक व्यक्ति देखा जाए। उधर मुंबई के पास वसई में सरेआम एक लड़की की हत्या की गई, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। इस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां पर आम लोग आसपास घूमते नजर आए, लेकिन किसी ने भी मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सरेआम हत्या की गई, ये देखिए आप तस्वीरें, इसको भी फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। 12 बार ये बताया जा रहा है पाने से हत्या, कुछ लोग वहां पर आए, रोकने की कोशिश की। ये देखिए 12 बार इस तरह से पाने से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कुछ हथियार था और एक एक करके 12 बार इस तरह से हमला किया गया। वसई, ये पूरा मामला वसई में एक सिरफिरे हत्यारे ने सरेआम एक लड़की की बेरहमी से मार डाला। दर्जनों लोगों के बीच एक लड़की की लोहे के औजार से पीट पीट कर हत्या कर दी। 1 2 12 बार इस तरह से मारा गया और लड़की की मौत हो गई है। सरेआम मर्डर किया गया, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। लोग वहां पर तमाशबीन बनकर सिर्फ एक लड़की की हत्या का तमाशा देखते रहे। कुछ लोगों ने देखिए हिम्मत की वहां पर, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं, उसने उन पर अटैक करनी। लेकिन आसपास देखिए कितनी भीड़ है, मतलब 10 से 15 लोग तो इस वक्त आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं कि 10 से 15 लोग हैं। चाहे तो एक साथ पकड़ के इसको रोक सकते हैं, लेकिन सरेआम लोगों के सामने देखिए एक एक करके 12 बार हमला किया और वहां पर भीड़ तमाशा देखती रही। सभी की आंखों में बर्फ जमी रही। कुछ लोग तो आंख मूंद कर वहां से देखिए निकलते हुए, चुपचाप निकलते हुए जा रहे हैं, जैसे कोई दिखा ही नहीं। लड़की जान बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने मुर्दों की तरह व्यवहार किया। और हो सकता है कि घर जाकर पड़ोसियों से ये कह रहे हो कि जमाना कितना खराब हो गया है ना, लोग कहते हैं, लेकिन जब आपके सामने जमाना खराब हो रहा था तो आपने क्या किया। अब ये लड़का कौन है और क्यों उसने सरेआम इसकी हत्या की, आपको बताते हैं। आरोप है, लड़के का नाम है रोहित, जिसने लोहे के रिंच से, जो पाना होता है जिससे कसा जाता है पेच, लोहे के रिंच से लड़की के सिर पर 12 बार वार किया। खून से लथपथ लड़की जमीन पर गिर गई। इसके बाद रोहित आगे बढ़ा और फिर वापस देखा कि वो जिंदा है या नहीं। फिर वो अब फिर मुड़ा, जिंदा देख उसने फिर पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर 15 से ज्यादा बार वार किया और तब तक करता रहा जब तक कि उस लड़की की सांसें नहीं थम गई। इसके बाद वो सड़क पर उसके पास बैठ गया और कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक तरफा प्यार का मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना में लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन 20 साल की लड़की की जान नहीं बचा पाए सीसीटीवी वीडियो में। अच्छा, ये दूसरा भी तस्वीर आई है, ये इसके अलावा दूसरे एंगल से भी तस्वीरें हैं। फिर लोग वहां पर पहुंचे, लोगों ने देखा कि लड़की, और ये वही लड़का है, ये वही दिखाई फुल स्क्रीन पर, ये वही लड़का है जिसने मारा। उसने देखा कि उसके शरीर में अभी भी जान है। वो वहां पर बैठा, उसने बोला मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये देखिए आप सिरफिरे को देखिए, वो बैठा लड़की के पास, फिर बैठा, उसने फिर उस जो क्रिंज है, जो पाना है, फिर उसके सर पर मारा। लड़की की मौत हो गई है। लड़की का और उसका दोनों का पहले आखिर था ऐसा मालूमात हो रहा है, और बाद में लड़की ने उससे रिलेशन छोड़ दिया, प्रेम संबंध तोड़ दिए। इसका गुस्सा और दूसरे किसी के साथ उसका संबंध ऐसा उसको शक था, वो शक के ऊपर उसने मर्डर किया है। आगे बढ़ेंगे और अब आज की एक और बड़ी खबर, अकबर नगर के बाद अब कहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। अभियान का 8वां दिन है, तो 8 दिन में पूरा इतने बड़े एरिया को हम लोगों ने वैकेट करा के डिमोलिश किया। जो अवैध अतिक्रमण है वो सारे आज हटाए जा रहे हैं। 18 से 21 तक ये हमारा ये अभियान चल रहा है। आज करीब 80 से 100 निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, जैसा आप देख रहे हैं।
हमारे इलाके में सर्वे कर रहा है और उन लोगों को नोटिस भी दी जा चुकी है जो अवैध तरीके से अपना कब्जा बनाए हुए हैं। एक तो साहब बुलडोजर का दायरा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के बाद, अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश के मंडला में क्या हुआ, गौ तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। गौ तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ये जिन 11 घरों में गौमांस और गौवंश छिपाए गए थे, प्रशासन ने उन अवैध मकानों को बुलडोजर से ढा दिया, जिसको लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बताया गया इनके घर में गोमांस मिला था, अवैध गौ तस्कर थे, इनके घर पर बुलडोजर चला दिया। ये मध्य प्रदेश, यूपी की बात नहीं कर रहा, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश। उधर राजस्थान की बात करिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज करीब 250 अवैध अतिक्रमण दुकानों पर और मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के मंडला की खबर बताते हैं, वहां बुलडोजर क्यों चला, किस पर चला। जहां गोमांस का अवैध कारोबार करने वालों पर मोहन यादव की सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ है। इससे पहले मामा की सरकार थी, ये वहां पर मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश में, इनका भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पुलिस को मंडला के एक गांव में गोवंश की हत्या और गोमांस की बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद आधी रात को पुलिस ने छापेमारी की तो उसे 11 लोगों के घरों से भारी मात्रा में गोमांस और अन्य अवशेष मिले। इसके साथ ही पुलिस को वहां 150 से ज्यादा जीवित गोवंश भी मिले, जीवित गोमांस मिला। गौ तस्कर थे ये लोग और इस दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए थे। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक पकड़ा गया, बाकी 10 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का भी कहना है कि इस मामले में 2 आरोपी ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यह आपकी जानकारी के लिए। गायों की हत्या करने वालों को 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद आरोपी इन घरों से गौमांस का कारोबार कर रहे थे। जिन 11 घरों से यह पूरा कारोबार चल रहा था, सब पर बुलडोजर चला दिया गया। वो सरकारी जमीन पर, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, यह अवैध अतिक्रमण था। ये सरकारी जमीन पर ये प्रतिष्ठान, ये सारे बने थे, यहां पर गोमांस का अवैध कारोबार चल रहा था, गो हत्या, पता नहीं क्या क्या, गौ तस्कर। इसलिए पुलिस और प्रशासन ने इन घरों को बुलडोजर से ढा दिया और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ऑल इंडिया एमएम के नेता असद ओवैसी ने इस घटना की तुलना 2015 में यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए बिसाड़ा कांड से कर दी, जिसमें गोकशी के शक में भीड़ ने अखलाक नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी। ओवैसी साहब ने उसकी याद दिला दी। असद ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, क्या लिखा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी, वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था, गौमांस था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि तो अवैध अतिक्रमण था, सरकारी जमीन पर कब्जा था, वो तो लीगल कार्रवाई है। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद में भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं। बकौल ओवैसी कल मुसलमानों के ही थे, जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है, वो क्यों चुप है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओवैसी पर हमला बोला, जिसके बाद संभवतः उन्होंने बोलती बंद कर दी ओवैसी साहब की। उन्होंने कहा कि ओवैसी, मध्य प्रदेश को हैदराबाद समझने की भूल मत करना। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। और जयपुर में क्या हुआ? जयपुर में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर में आज जेडीए ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 250 से ज्यादा अवैध मकानों, दुकानों को तोड़ दिया गया। जिस जगह पर आज ये कार्रवाई की गई है, वहां पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण खाली करने के आदेश दे दिए थे, क्योंकि वहां पर सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाना है। ये जयपुर वाली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं यूपी दिखाया, यूपी अभी आपको दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये बुलडोजर का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि बार बार ये दलील दी जा रही है कि भाई बुलडोजर एक्शन किसी का भी घर तोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन दलील ये दे दी जाती है कि अवैध अतिक्रमण है साहब, कानून थोड़ी ना तोड़ने दे दिया जाएगा, ये अवैध अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर बना है। इस दलील पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। वैसे आपको बता दें, कुछ लोगों ने जगह खाली नहीं की, जो बार बार प्रशासन कह रहा था कि कब्जा है। जिसके बाद आज जेडीए ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ढा दिया। उधर यूपी के अकबर नगर में 9 दिन हो गए साहब, आज 9वें दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है।
अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम अब पूरा हो चुका है। अब ये बताया जा रहा है अकबर नगर में अब हो गया, इसके बाद अब आगे क्या, अब रहीम नगर फिर अबरार नगर की बारी है। अकबर नगर के बाद आगे रहीम नगर फिर अबरार नगर की बारी है। खबर यह है कि आने वाले समय में इन दो इलाकों रहीम नगर और अबरार नगर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे रिपोर्टर अमित सिंह ग्राउंड पर गए, वहां पे लोगों से बात की तो पता लगा हिंदुओं के घर भी हैं। तो बुलडोजर का एक तो मजहबी जो बंटवारा कुछ लोग कर रहे हैं उनको क्लैरिफिकेशन उनको देना जरूरी है कि सिर्फ एक धर्म, इसको सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बुलडोजर को, क्योंकि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है नंबर 1, और नंबर 2 इसकी जद में हिंदुओं के घर भी हैं, मुसलमानों के भी घर हैं। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन जारी। अब रहीम नगर, अबरार नगर की बारी। अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। लखनऊ के अकबर नगर में आज 9वें दिन भी अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अकबर नगर में 1800 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन थमने वाला नहीं है। अकबरपुर के बाद अब रहीम नगर और अबरार नगर की बारी है, जहां अवैध मकानों पर जल्द प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कुकरेल नदी है, यहाँ पर देखिए, और कुकरेल नदी के आसपास जितने भी अवैध मकान बने हुए हैं उन सभी अवैध मकानों पर बुलडोज़र चलेगा। और योगी सरकार यानी अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर में जो अवैध मकान बने हुए हैं उन पर, और फिर अबरार नगर के अवैध मकानों पर जो कुकरेल नदी के किनारे बसे हुए हैं उन पर बुलडोज़र एक्शन करने की तैयारी में है। योगी सरकार कुकरेल नदी के जीर्णोद्धार में जुटी हुई है और इसके लिए कुकरेल नदी के आसपास के इलाकों से अवैध अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है। ऐसी खबर है कि बीते कई दिनों से सिंचाई विभाग की टीमें रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही थी। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 1-2 दिन के भीतर इस इलाके में मौजूद अवैध मकानों की लिस्ट एलडीए को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद एलडीए की टीम इन अवैध मकानों पर रहने वाले लोगों के साथ संपर्क करेगी। उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान देने को लेकर बात होगी और फिर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण ढहा दिया जाएगा। अभी सिंचाई विभाग इसका जो कुकरेल रिवर बेड है उसका डिमार्केशन कर रहा है आगे की तरफ, तो जैसे डिमार्केशन करके हमें 1-2 दिन में दे देगा तो फिर हम लोग उनको आवास अलॉट करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग इसी जद में आ रहे हैं आगे, तो उन्हें भी इसी तरह से वैकेट कराएंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे, उसके बाद तब डिमोलिश करेंगे। लखनऊ में जब से अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अकबर नगर में जब अवैध मकानों पर बुलडोजर चला तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर अत्याचार बता दिया, जबकि सच्चाई ये है कि अकबर नगर में जो मकान तोड़े गए हैं उनमें कई हिंदुओं के मकान भी थे। प्रशासन ने बुलडोजर अवैध मकानों पर चलाया, न कि धर्म के हिसाब से। इसके बावजूद इस पूरी कार्रवाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और अब इसको देखते हुए प्रशासन एक बार फिर पूरी तैयारी में जुटा है। स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है। हमारे इलाके में सर्वे कर रहा है और उन लोगों को नोटिस भी दी जा चुकी है जो अवैध तरीके से अपना कब्जा बनाए हुए हैं। बहुत ही सही, यहाँ पे कुकरेल नदी बन जाएगा, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। कितना गंदा पानी है यहाँ पे, यही सब। हम भी सोचते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, अगर ये फिर से सफाई हो जाएगी तो यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हम सब के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखने वाली बात यह है, आपने देखा होगा कि जब हमारे रिपोर्टर अमित सिंह ग्राउंड पर गए, वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की। कुछ हिंदू वहाँ पर हमने उनसे बात की, वो स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, एक तो 2 चीज़ें हैं, पीएम आवास के तहत उनको घर भी संभवतः मिलेगा। पीएम आवास के तहत जिनको घर पर बुलडोजर है, अवैध अतिक्रमण, उसके बावजूद उनको पीएम आवास के तहत घर मिलेगा। और मजहबी बंटवारा कम से कम बुलडोजर का नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। टॉर्चर एट द रेट 50 डिग्री, अब 45-50 डिग्री का तापमान। जून में गर्मी ऐसी कि पूरा उत्तर भारत जो है वो झुलस रहा है साहब।
दिल्ली वालों के लिए तो सावधान करने वाली खबर है। दिल्ली में 20 जून तक, नोट कर लीजिए, 20 जून तक हीट वेव का अलर्ट है। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। 24 घंटे में यूपी बिहार में 119 लोगों की मौत की खबर है। ये नीचे पढ़िए आप। 24 घंटे में यूपी बिहार में 119 लोगों की मौत की खबर, गर्मी की वजह से, लू के थपेड़ों की वजह से। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ, यह आंकड़ा एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। हालात यह है कि जम्मू मसूरी में तापमान पहाड़ों में 42 पार कर गया है। पहाड़ों में, मसूरी में 42, और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया, रेड अलर्ट। इस बीच 20 जून के बाद दिल्ली में बारिश की उम्मीद तो है। ये चीज भाई एक रात वाली बात है कि संभवतः शायद 2 से 3 दिनों के अंदर थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उससे तापमान नीचे नहीं आने वाला है। 20 जून के बाद भी तापमान 42 से 43 डिग्री बना रहेगा। ये सारे अपडेट इस वक्त आपके सामने यहां पर चल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होने वाली है। नोट कर लीजिए, 48 घंटे बाद मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में बताया जा रहा होने वाली है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी बारिश शुरू हो सकती है। पूरा उत्तर भारत गर्मी की वजह से ना, आप समझिए एक तरीके से भट्टी बना हुआ है, तंदूर बना हुआ है भारत। गर्मी इतनी कि पूरा उत्तर भारत या भारत तंदूर बना हुआ है, भट्टी बना हुआ है, गर्म लू के थपेड़े पड़ते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी काफी खतरनाक हैं। वैसे कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी ना कि कैसे तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर, एसी बम, मतलब ये खबर 2 मिनट के लिए रिपोर्ट साइड में रख दीजिए, बहुत जरूरी है। एसी बम मैंने खबर आपको दिखाई थी ना, एसी फट रहे हैं। अब एक डराने वाली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के जयपुर में एसी फटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। ये देखिए आप, एसी ब्लास्ट, एसी फटने से कमरे में आग लगी, दुखद मौत हो गई है पति पत्नी की। एसी ब्लास्ट होने से कमरे में आग फैल गई। जांच में पता चला कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी चलाया हुआ था, शायद ओवर हीट हुआ और एसी ब्लास्ट हो गया। दंपत्ति की मौत हो गई। कमरा बंद होने की वजह से अंदर जहरीला धुआं भरने लगा। ऑक्सीजन की वजह से, दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई। और पड़ोसी ने देखा कि कमरे में आग लगी है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इस दौरान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरह खिड़की तोड़कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। फ्लैट में रखा हर सामान आग लगने से, एसी में ब्लास्ट होने से पूरी तरह से जल गया। ये तस्वीर बहुत जरूरी आप तक पहुंचाना, क्योंकि हर एक के घर में एसी है और कई इस तरह के सुझाव बार बार दिए जाते हैं कि ओवरहीट ना हो, 2 से 3 घंटे एसी चलाने के बाद उसको 5 मिनट आप बंद करें। कई इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है, मतलब गर्मी इतनी है, एसी चलाना ज़रूरी, लेकिन इस तरह के हादसों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है और लू के थपेड़े के बीच लोग झुलसने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का रेड अलर्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आग बरसाती गर्मी का सितम कब खत्म होगा, मॉनसून कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जून में जलाने वाली गर्मी से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी काल बनकर बरस रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। बिहार के औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गर्म हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात में गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बिहार से गर्म है, लेकिन हम अपने देश के जवान को देखें तो फिर सोचे जब वो खड़े रह सकते हैं धूप में तो हम लोग को गर्मी क्या लगेगा। पानी पी रहे हैं बट राहत नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। पानी की 2-2 बोतल है। अच्छा। कम से कम 2-2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। अब क्या करें, गर्मी इतनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वातावरण, ये प्रदूषण और एसी वगैरह यहाँ चलते रहते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम तो बहुत गड़बड़ है, तापमान बहुत है, 50 लगता है गर्मी। इस बार की गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी इस बार औसत तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहा। इसीलिए सुबह हो, शाम हो या रात, झुलसती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इसीलिए अब मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून का भी एडवांस का जो स्थिति दिख रहा है हमें, ये जो एरिया है यानी कि आपका साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार, इन राज्यों में अभी अगले 3 से 4 दिन या 5 दिन तक हमें उम्मीद है कि मानसून एडवांस होने की संभावना है। और इसी के चलते हमारा हीट वेव का स्थिति भी थोड़ा कम होने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्ली बंगाल की खाड़ी से आपका कोर हीट वेव जो जोन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहां पर पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो बिहार, झारखंड में आज के बाद से हमारा अलर्ट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मानसून आने से पहले गर्मी अपना प्रचंड वार नहीं छोड़ने वाली। 21 जून को तापमान फिर से बढ़ सकता है और ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली खबर तो पहाड़ों से है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लू के थपेड़े टॉर्चर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट है। शिमला शहर में 2014 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिमला में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगह हीट वेव चली हुई है, सिर्फ चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। कल मैं शिमला शहर की बात करूंगा तो शिमला सिटी में 2014 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 18 तारीख के बाद आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। जयपुर में भी उमस और लू के थपेड़ों का हाहाकार है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए और उधर आपको बता दें, गर्मी से दिल्ली झुलस रही है, दूसरी तरफ पानी के लिए मारामारी मची हुई है। दिल्ली में बुरा हाल है भाई साहब, दिल्ली वालों पर डबल अटैक है। हालत यह कि दिल्ली के वीवीआईपी ना लुटियन जोन, वहां पर पानी का संकट आ चुका है। एनडीएमसी के पॉश इलाकों में, लुटियन जोन में, एनडीएमसी के पॉश इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई करनी पड़ रही है। लुटियंस इलाके में टैंकरों के जरिए घरों की टंकी तक पानी पहुंचाया जा रहा है। लुटियंस दिल्ली के रिहायशी इलाकों को के पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई वहां पर नहीं हो पा रही। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे उस पॉश इलाके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे इलाके हैं, ये लुटियन दिल्ली बताई जा रही है। एनडीएमसी का दावा है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, कलावती अस्पताल के साथ साथ बंगाली मार्केट, मंडी हाउस में 2 दिन से पानी नहीं आया है। उधर वजीराबाद से पानी की कोई सप्लाई एनडीएमसी को नहीं मिल रही। दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में आम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां टैंकर आने पर पानी के लिए लूट मच जाती है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। वैसे दिल्ली की जनता, आपको बता दें, पानी के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है, आप सभी जानते हैं। लोगों का कहना है कि ना टैंकर में ना पानी है, ना घर के अंदर। अब उन्हें सरकार से उम्मीद भी नहीं है। इस बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बवाना के आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी का आरोप है कि जब लोग पानी की समस्या लेकर जय भगवान उपकार के पास गए आम आदमी, तो विधायक भड़क गए। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, विधायक जी किस तरह से भड़के, वो वीडियो दिखाइए। ड्रामे नहीं चाहिए, पहले सुन ले, पहले बता रहा हूँ, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को, चाहे कितने भी हो, 1 मिनट में इकट्ठा कर दूंगा दुनिया भर के। ड्रामे नहीं चाहिए। विधायक जी धमकी दे रहे हैं, धमकी। ये देखिए, बोल कितना बोलेगा, आप तो ड्रामे कर रहे हैं। हमको ठंडा करिएगा, अभी बता। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राहुल गांधी पर। वायनाड से अन्याय या वायनाड को धोखा देने के आरोप क्यों लग रहे हैं? प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस पार्टी में एक ही मंत्र है, परिवारवाद, परिवारवाद और परिक्रमावाद। रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। It's a betrayal of the people of Wayanad. Now the Congress party will spin it and say no, but हम बहन भेज रहे हैं। उस व्यक्ति की पार्टी हमको चेतावनी दे रही है, चुनौती दे रही है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपके कैबिनेट में कितने परिवारवादी हैं? कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की। जिस सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस को अंदाजा लग चुका था कि अमेठी की सीट से गांधी परिवार का कॉपीराइट हटने वाला है। अमेठी से राहुल गांधी का हारना तय लग रहा है। तब राहुल गांधी के लिए सेफ सीट की तलाश शुरू हुई थी। कहानी सुनिएगा। और ये सेफ सीट थी वायनाड। यानी जब अमेठी में कांग्रेस के लिए वोट के लाले पड़ गए थे, तब वायनाड ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा। तब वायनाड ने राहुल गांधी को चुना, उन्हें संसद पहुंचाया। मतलब कांग्रेस की एक तरीके से हिम्मत बढ़ाई। जब अमेठी में हारे तो वायनाड के सहारे थे, वायनाड ने सहारा दिया। लेकिन 2024 में चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड से हाथ छुड़ाने का फैसला कर लिया है, जिसने मुश्किल वक्त में उनका हाथ नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि 2024 के चुनाव में वो वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव जीते हैं, इसलिए उनके सामने 2 सीटों वाला सस्पेंस था। कांग्रेस ने सस्पेंस राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका वाड्रा के वायनाड से पॉलिटिकल डेब्यू के ऐलान के साथ खत्म कर दिया। सवाल क्या है? सवाल यह कि राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट ही क्यों छोड़ी? वहां से तो वो सिटिंग एमपी थे। 2 बार वायनाड के लोगों ने राहुल जी को जिताया, तो वायनाड क्यों छोड़ी? जो सीट थी वो सस्टेन कर सकते थे। मतलब ये राहुल गांधी के लिए कांग्रेस की रणनीति है या रणनीति? क्या कांग्रेस ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि वायनाड के मुकाबले रायबरेली में जोखिम की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, और राहुल गांधी अगर वायनाड सीट छोड़ते तो ये सीट दोबारा जीतने के लिए कांग्रेस को वायनाड से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। इसलिए राहुल गांधी ने उसी वायनाड का साथ छोड़ दिया जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा सेफ सीट मानी जाती है। अब इसकी वजह सुनिएगा। कांग्रेस के इस फैसले पर इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां भी नाराज हैं। बड़ी खबर है ये। इंडिया अलायंस में कांग्रेस की पार्टनर लेफ्ट ने, सीपीआई ने कहा है कि ये कांग्रेस का वायनाड की जनता से अन्याय है, धोखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस के पार्टनर, इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां कह रही हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड को धोखा दिया, अन्याय किया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी सीपीआई की एनी राजा ने कहा है कि राहुल गांधी को वोटिंग से पहले वायनाड के लोगों को यह बताना चाहिए था कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। मतलब वायनाड को डबल धोखा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीपीआई की नेता कह रही हैं, इंडी की नेता, कि पहले तो वायनाड के लोगों को बताया नहीं क्या रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। वायनाड के लोगों को अंधेरे में रखा गया, फिर पहले चुनाव जिताया और अब वायनाड के लोगों को बाय बाय। ये अन्याय है। वही प्रियंका वाड्रा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वायनाड से प्रियंका को लड़ाने का फैसला बताता है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। Wayanad, my family means his family. He brought his sister. Now people are asking, Vadra also will come there. So Congress party is always with one family, decision-making family. They are even Congress President Garge ji was also not aware of this. No? देखिए, आपकी जानकारी के लिए अगर प्रियंका वाड्रा वायनाड से उपचुनाव जीत जाती है तो ये पहला मौका होगा जब गांधी नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में होंगे। राहुल गांधी वायनाड की सीट से छोड़ भी दें तो भी रायबरेली से वो सांसद हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद हैं। प्रियंका वाड्रा दक्षिण के वायनाड से चुनाव जीतकर संसद में आ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी का वायनाड छोड़ना विरोधियों के लिए मुद्दा बन सकता है, इसलिए कांग्रेस ने प्रियंका की बड़ी जीत की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को
प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर जानकारी दे दी, लेकिन अपनी सहयोगी लेफ्ट पार्टी को इसके बारे में सूचित नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोटों पर जीत की उम्मीद है और हिंदू वोटों पर भरोसा एक तरीके से नहीं है, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें बिहार के अररिया से, जहां बकरा नदी पर बना पुल टूट गया, पुल ढह गया। बिहार के अररिया से बड़ी खबर है। ये करीब 12 करोड़ की लागत से ये पुल बना अररिया में, निर्माणाधीन पुल। उसकी ये तस्वीरें भी आ गई हैं इस वक्त। ये देखिए, ये पुल, ये उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे। ये फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरें। 100 मीटर ये लंबा पुल था। ये पुल बनाया गया था और 12 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया गया। 100 मीटर लंबा ये पुल बनाया गया था और अभी इसका निर्माण कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ था। ये निर्माणाधीन पुल था। कुछ दिन बाद इस पुल का उद्घाटन होना था, कुछ दिनों के बाद इस पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही आज ये खबर आई पुल ढह गया। और उसके बाद अब ये तस्वीरें भी आ गई हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, जो पुल वहां पर ढहा। बिहार के अररिया में पुल टूट गया, निर्माणाधीन पुल था, उसका उद्घाटन अभी होना था और ये पुल धाराशायी हो गया। पुल के 3 पिलर एक एक करके नदी में धंस गए और सिर्फ 15 सेकंड में ये पुल टूट कर गिरा। इस पुल को ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया था और इसके टूटने के बाद अब इसके निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप अब लगाए जा रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। निर्माणाधीन पुल बनने के बाद टूटता तो क्या होता। बिहार में पुल टूटने की ये पहली घटना नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसी साल मार्च के महीने में बिहार के सुपौल में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे लंबा पुल, एक बड़ा स्लैब उसका गिर गया था। याद है वो तस्वीर? इस हादसे में एक मजदूर की भी मौत हो गई थी, 10 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा जून 2023 में भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। दूसरी तस्वीर, इस पुल की लागत पहले 100 करोड़ थी, बाद में पुल की लागत बढ़कर 1700 करोड़ पहुंच गई थी। इससे पहले यही पुल 2022 में भी गिर चुका था। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। और इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और काशी से जीतने के बाद, हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। जी हां, गंगा आरती में शामिल हुए, काशी विश्वनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे और जीत के बाद पहली बार वाराणसी जाकर काशीवासियों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाना बहुत बड़ी विजय है। यह विजय लोगों के विश्वास की वजह से है और लोगों का विश्वास ही उन्हें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। लेकिन काशी में मोदी के होने से उनके कुछ विरोधी बहुत परेशान हैं। कांग्रेस ने काशी दौरे पर मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहकर मजाक उड़ाया है। 1/3 प्रधानमंत्री। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी भले तीसरी बार सरकार बनाने को अपनी बड़ी विजय बताएं, लेकिन काशी के लोगों ने उन पर अविश्वास जताया और कई चरण में पीछे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से भी, और कांग्रेस ने 1/3 प्रधानमंत्री कहकर मजाक उड़ाया। देखिए, कांग्रेस 1/3 प्रधानमंत्री कहकर मोदी का मजाक उड़ा रही है, लेकिन देश में ना आज एक और वीडियो है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा और कांग्रेस का मजाक उसके नेताओं की नवाबी मानसिकता को लेकर। ये फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरें। ये तस्वीरों को, ये देखिए आप तस्वीरें, इनको पहचानिए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, छोटे, देखिए पैर धुलवा रहे हैं कार्यकर्ता से। इन तस्वीरों की ज्यादा चर्चा हो रही है और इन तस्वीरों को लेकर ज्यादा सवाल और पूछा जा रहा है और मजाक उड़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ये जिनको आप देख रहे हैं, जो पैर धुलवा रहे हैं, ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये देखिए आप, पैर धुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में नाना पटोले का पांव कीचड़ में फंस गया था। नेताजी का पांव कीचड़ में फंस गया, उसके बाद उन्होंने अपना पैर खुद धोने की बजाय कार्यकर्ताओं से धुलवाया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के इस वीडियो पर बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को पैरों की धूल समझा है और उनके सत्ता में अगर वो आ गई होती तो गरीबों का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुआ। बीजेपी ने यह भी कहा है कि ये कांग्रेस नेताओं की खुद को राजा समझने और कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाने वाली सोच है, जिसका वीडियो प्रमाण भी अब तरीके से सामने आ चुका है। नाना पटोले का वीडियो आप देख रहे थे।